Z+3 हो गया। तो ये सभी मेरे क्या होंगे, ये सभी मेरे बीजीय व्यंजक होंगे, ये सभी ही मेरे बीजीय व्यंजक हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें होने चाहिए बीजीय व्यंजक के लिए। एक तो चर होना चाहिए, एक तो चर होना चाहिए और एक अचर होना चाहिए। अचर भी नहीं कहते, कि उसमें कोई ना कोई आपका ऑपरेशन होना चाहिए, जैसे प्लस माइनस गुणा या भाग। तो आपका डाउट आएगा कि सर मान लीजिए कोई खाली चर ही लिखा है एक्स, तो क्या यह एक बीजीय व्यंजक है क्या? बिल्कुल, यह एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो कोई चिन्ह ही नहीं लगा है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी नहीं है। तो देखिए एक्स को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, एक्स गुणा वन, क्योंकि एक्स गुणा वन भी एक्स ही होता है। तो इस तरह से लिखूंगा तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ भी कोई चिन्ह आ रहा है, तो यह मेरा एक बीजीय व्यंजक हो गया है। तो यह मेरे बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आखिर बीजीय व्यंजक बहुपद क्या होता है। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं बहुपद क्या होता है। तो देखिए बहुपद वह पॉलिनोमियल वह बीजीय व्यंजक होता है या फिर वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो चर होता है ना, वेरिएबल, उसकी जो घात होती है, उसकी जो घात होती है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, देखिए मैं दो उदाहरण ले रहा हूं, दो उदाहरण ले रहा हूं। मान लीजिए पहला उदाहरण है एक्स की घात या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और दूसरा मेरा जो उदाहरण है वह है वाई स्क्वायर प्लस थ्री। इनमें से मुझे बताना है बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि जिस भी बीजीय व्यंजक में चर की जो घात है, अगर वह पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर है तो वह बहुपद होगा, जहां पूर्ण संख्या नहीं है वह बहुपद नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं इस अंडर रूट एक्स को लिखूं, तो देखिए अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की घात 1/2। अंडर रूट को हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं, 1/2। अंडर रूट का मतलब यही होता है उसकी घात 1/2 प्लस वन। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो घात है वह है 1/2, क्योंकि चर एक्स है तो उसकी घात यहाँ पे 1/2 है, और यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी पूर्ण संख्या जो होती है वह एक से शुरू हो, सॉरी जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 इत्यादि, 0 1 2 3 इत्यादि, ये सभी हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो यह मेरा एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। जबकि मैं अगर बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरे एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लिखा है, और 2 तो एक एक पूर्ण संख्या है या फिर एक होल नंबर है, तो यह मेरा बहुपद होगा और यह मेरा बहुपद नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको बहुपद पहचानना आना चाहिए। फिर देखिए उसके बाद कुछ चीजें आती हैं, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए बहुपद है, मान लीजिए इसी बहुपद का उदाहरण लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस तीन। इसे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इसी बहुपद का मैं उदाहरण लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस तीन। तो देखिए इसमें जितने भी जो टर्म्स होती है ना, यह जो होते हैं, जैसे एक वाई स्क्वायर हो गया, एक तीन हो गया, इसे हम बहुपद के पद बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल की टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो हो गई टर्म वाई स्क्वायर और दूसरी टर्म हो गई तीन, तो इसमें दो टर्म हो गई है। अच्छा, अब इन टर्म को हम अलग अलग कैसे करेंगे या कैसे पता करेंगे कि कितनी टर्म है? तो टर्म्स हमेशा है ना माइनस या फिर प्लस के चिन्ह से अलग होती हैं, या तो प्लस के चिन्ह से या फिर माइनस के चिन्ह से। देखिए उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बहुपद है 3xy, मान लीजिए कोई एक बहुपद है 3xy। तो देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा x गुणा y। लेकिन हम इसमें अगर मैं बात करूं कि कितने पद होंगे, तो आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, सारे गुणा के चिन्ह है यहाँ भी और यहाँ भी, तो कोई भी माइनस और प्लस का चिन्ह नहीं है। तो हमारी यह पूरी ही एक पद की तरह काउंट होगा, यह पूरा ही एक पद या फिर एक टर्म की तरह काउंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक पद ही है या फिर एक ही टर्म है। ऐसी कितनी भी बड़ी हो सकती है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है 2a² b² c² z² y² x²। इस तरीके से कोई बहुत ही बड़ा हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है,
या बहुपद दिया गया है, लेकिन यहाँ कहीं भी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है, तो इसमें टोटल एक ही टर्म होगी, इसमें एक ही टर्म है केवल। तो देखिए अब दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है इस तरीके से -y² + z²। तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए एक तो यह टर्म है आपकी -y², फिर प्लस है, इसका मतलब अब टर्म अलग हो जाएगी, फिर दिया है z²। तो एक टर्म यह हो गई -y², दूसरी टर्म यह हो गई z²। तो इसीलिए इसमें हमारी टोटल दो टर्म हो गई है। तो यह होती है आपकी बहुपद के पद या फिर सॉरी बहुपद की पद या फिर टर्म्स। सभी बच्चों को क्लियर है कि टर्म्स क्या होती है बहुपद की? सभी बच्चों को कमेंट में बताना है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम इसे, क्योंकि आपने शायद ये बता दिया होगा मोहित सर ने, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, चीजों का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए यह हो गया अब आपका बहुपद के पद। फिर बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद की घात या फिर पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए जिस भी बहुपद में चर की अधिकतम जो घात होती है ना, या फिर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, वही आपकी होती है बहुपद की घात, या फिर पॉलिनोमियल की पावर भी आपकी वही होती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, मान लीजिए कोई इस तरह से दिया गया है 4x² + 5y³ + 6z⁴। तो देखिए मुझे इसमें तीन वेरिएबल या फिर तीन चर दिए गए हैं। पहला है x, दूसरा है y, तीसरा है z। मैं अगर इनकी घातों को देखूं तो देखिए x की घात है 2, y की घात है 3, z की घात है 4। तो अधिकतम घात यहाँ पे z की है, जो कि है 4। तो इसका मतलब मेरे पॉलिनोमियल की भी जो पावर होगी वह भी 4 ही होगी, वह भी 4 ही होगी। तो इसे हम बहुपद की घात कहते हैं। फिर एक चीज आती है, देखिए गुणांक या फिर कोफिशियंट। कोफिशियंट देखिए, गुणांक को अगर मैं लिखूं, गुणांक को अगर आप ध्यान से इस तरह से देखें, गुणा को अगर मैं तोड़ू ना, तो देखिए क्या होता है, गुणा प्लस अंक, गुणा प्लस अंक, मतलब जो भी गुणा में अंक लिखा हो वही गुणांक होता है या फिर वही कोफिशियंट होता है। तो देखिए अगर मैं इसी पहले वाले एग्जांपल में ही बात करूं, तो x² के गुणा में क्या लिखा हुआ है 4, क्योंकि इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4x² को मैं देखिए इस तरह से भी लिख सकता हूँ इस बहुपद को, 4 गुणा x² प्लस 5 गुणा y³ प्लस 4। तो इसे मैंने जब ऐसे लिखा ना, तो देखिए x² के गुणा में लिखा है 4, तो x² का कोफिशियंट क्या हो गया 4। y³ के गुणा में लिखा है 5, तो y³ का कोफिशियंट या फिर गुणांक क्या हो गया 5। z² के गुणा में लिखा है 6, तो देखिए z की पावर 4 का क्या कोफिशियंट हो गया है 6। तो ये सभी हमारी पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, पॉलिनोमियल की घात, पॉलिनोमियल के टर्म्स, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद किन्हें कहा जाता है। तो अभी हमने बात की पदों की। उदाहरण के लिए मैं देखिए तीन एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं तीन एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए एक है मेरा ये सिंपल x, एक है मेरा x+1, एक है मेरा देखिए x+y+1। तो और एक चौथा भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो x+y+z+1। तो ये चार, टोटल चार एग्जांपल है मेरे। अब मुझे बताना है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल डेफिनेशन को देखिए। एक पदी जिसे मोनोमियल भी कहते हैं, जिसमें एक पद है या ओनली एक ही टर्म है, उसे हम मोनोमियल कहेंगे या फिर एक पदी कहेंगे। जिसमें दो पद है या फिर टू टर्म्स है, उसे हम द्विपदी या फिर बाइनोमियल कहेंगे। और जिसमें तीन पद है या फिर तीन टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स है, उसे हम त्रिपद या फिर ट्राइनोमियल कहेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल 1 की बात करूं, तो इसमें एक ही पद है सिंपल, तो यह मेरा हो गया है एक पदी या फिर मोनोमियल। अगर मैं एग्जांपल 2 की बात करूं, तो देखिए एक टर्म यह है। जी। अच्छा, अशोक की आईडी से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। वेरी गुड। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे।
तो देखिए आपको दूसरा जो एग्जांपल है उसमें दो पद हैं, एक तो x है, इसके आगे प्लस है और फिर आपको 1 दिया गया है प्लस में, तो इसलिए टोटल दो पद हैं यहाँ पे, तो इसलिए यह द्विपदी हो जाएगा या फिर बायनोमियल हो जाएगा। अच्छा, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है तो वो अपने अपने आप को म्यूट पे रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखिए अगर हम तीसरे एग्जांपल की अपने बात करें तो तीसरे एग्जांपल में एक पद यह है, एक पद यह है और एक पद यह है, तो यहाँ टोटल तीन पद हैं या फिर तीन टर्म है, तो ऐसे बहुपदों को हम त्रिपदी या फिर ट्राइनोमियल कहते हैं। और चौथे अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो उसमें देखिए एक तो x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया और एक 1 हो गया है, तो इसमें चार पद है। तो देखिए तीन से ज्यादा जब भी कोई पद आते हैं ना या फिर तीन से ज्यादा टर्म्स आती है तो उन्हें हम नॉर्मली ही पॉलिनोमियल ही कहते हैं, बहुपद ही कहते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। मतलब जैसे एक पद वाले बहुपद को तो हम एक पद ही कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को हम द्विपदी कहते हैं, इस तरीके से तीन से अधिक पदों वाले बहुपदों को हम सिंपल बहुपद ही कहते हैं। तो देखिए अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपदों को क्या क्या कैसे कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक एक पदी को कहते हैं हम मोनोमियल, एक पदी को कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, एक पदी जिसमें एक पद होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होते हैं ना उसे हम कहते हैं बायनोमियल, उसे कहेंगे बाइनोमियल, और जिसमें तीन होते हैं उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। तो ये तीन टाइप के हमारे बहुपद होते हैं पदों के नंबर पे आधार पे, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम बहुपद को या फिर पॉलिनोमियल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं, देखिए ये तो था हमारे टर्म्स के बेस पे, फिर हम देखते हैं पावर के बेस पे। तो फिर से मैं दो तीन उदाहरण लिख रहा हूं। मान लीजिए एक हो गया मेरा x+1, दूसरा एग्जाम्पल है मेरा x² + y² या फिर x+y लिख रहा हूँ सिंपली, और तीसरा मैं लिख रहा हूँ x² + y³। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हम यहाँ पे टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं घात की। तो देखिए पॉलिनोमियल की घात लिख रहा हूं मैं, पूरे पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी। तो पॉलिनोमियल की पावर हमने अभी देखी थी कि जिस भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है ना, अधिकतम घात होती है, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि चर या फिर वेरिएबल x है और इसकी घात यहाँ कुछ नहीं लिखी हुई तो मतलब 1 है, x, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1। तो यहाँ पे x की पावर, क्योंकि ओनली चर x ही है और उसकी पावर भी 1 है, तो इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी 1। तो और यहाँ पे मैं बात करूं तो देखिए दो चर हैं, x भी है और y भी है, x की पावर 2 है, y की पावर कुछ नहीं है इसलिए 1 है, लेकिन अधिकतम घात यहाँ x की है 2, तो इसलिए इस बहुपद की घात होगी 2। फिर सेम नीचे भी x और y दो चर हैं, यहाँ पे भी x की पावर 2 है लेकिन y की पावर इस बार 3 है, क्योंकि चर की अधिकतम पावर 3 है इसलिए बहुपद की घात हो जाएगी 3। तो देखिए क्योंकि इसमें बहुपद की घात 1 थी या फिर पॉलिनोमियल की पावर 1 थी, इसलिए हम इसे कहते हैं रैखिक बहुपद, हम इसे कहते हैं रैखिक, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्योंकि बहुपद की मैक्सिमम पावर 2 थी इसलिए हम इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पे क्योंकि बहुपद की अधिकतम पावर 3 थी तो इसलिए हम इसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद, या फिर जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से पावर के बेस पे हमने बहुपद को क्लासिफाई कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, हमें दिया गया है वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0 हो, यदि pa बराबर 0 हो। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है मैं वह बताने वाला हूं। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, जो बहुपद होते हैं ना हमारे पॉलिनोमियल, उन्हें हम जनरली p और उसके
जो साइड ब्रैकेट होता है उसमें हम उसका चर लिख देते हैं। उदाहरण के तौर पे मानिए कि कोई बहुपद दिया है वाई स्क्वायर प्लस टू, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ पी और ब्रैकेट में वाई। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पी का मतलब है पॉलिनोमियल, और वाई का मतलब होता है कि यह पॉलिनोमियल में जो चर है या फिर वेरिएबल है वह वाई है। अगर मान लीजिए अब आप डाउट यह होगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो कैसे लिखेंगे इसे, क्योंकि इसमें तो दो दो चर हैं, तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए चाहे पी एक्स कॉमा वाई, तो कितने भी चर हो हम उसके अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। तो जहां भी आपको यह लिखा दिखे पी एक्स पी वाई तो वहां डरना नहीं है, वह बस आपको यह बता रहा है कि पॉलिनोमियल है एक्स में। तो देखिए यह कहना चाह रहा है कि बहुपद पी एक्स का एक शून्य क्या होता है, तो मैं देखिए वो बता देता हूँ। मान लीजिए कोई एक ऐसा बहुपद है एक्स माइनस तीन, कोई एक ऐसा बहुपद है एक्स माइनस तीन। तो अब अगर मैं इस बहुपद में या फिर इस पॉलिनोमियल में एक्स बराबर तीन रखूं, एक्स बराबर तीन रखूं, तो देखिए पी एक्स की जगह पे मैंने यहाँ पे तीन रखा, बराबर एक्स की जगह पे तीन माइनस तीन, तो यह मेरा आ गया जीरो, यह मेरा आ गया जीरो। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी संख्या को रखने पे मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है ना, तो वह उस पॉलिनोमियल का एक शून्य कहलाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम शून्य कहेंगे इस पॉलिनोमियल का या फिर इस बहुपद का, और इस शून्य को इंग्लिश में कहते हैं जीरो, जीरो। क्योंकि क्योंकि इस मान को रखने पे हमारा बहुपद जीरो बन गया है, या उसका मान जीरो हो गया है, इसलिए इसे शून्य कहते हैं या फिर जीरो कहते हैं, क्योंकि इसने हमारे बहुपद को जीरो बना दिया है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मान लीजिए कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है, कोई एक्स स्क्वायर माइनस वन है मेरा कोई पॉलिनोमियल, एग्जांपल टू। तो देखिए एक्स का मान मैं यहाँ पे अगर वन रखूं, तो देखिए एक्स का मान पहले मैंने वन रखा, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर मेरा वन होता है, माइनस वन बराबर जीरो। इसका मतलब एक्स बराबर एक मेरा एक शून्य हो गया, क्योंकि इस पे रखने पे मेरा मान जीरो आ गया है। फिर मैं रखता हूँ देखिए एक्स बराबर तीन, तो मैंने पी एक्स बराबर तीन रखा, तो देखिए तीन का स्क्वायर माइनस एक, तीन का स्क्वायर नाइन माइनस एक बराबर एट आया, तो इसका मतलब एट आया, जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब यह मेरा एक शून्यक भी नहीं है, यह एक्स बराबर तीन मेरा शून्यक भी नहीं होगा, एक्स बराबर एक होगा, क्योंकि उसको रखने पे मेरी जो वैल्यू है वह शून्य आ गई है या फिर जीरो आ गई है। तो आपसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, बताइए कि x बराबर वन जो है वह एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का एक शून्यक है या नहीं। अब आपको सिंपल इसको इसमें मान रख देना है। अब अगर यह मान आपका जीरो के बराबर आ जाता है तो वह शून्य है, और नहीं आता है तो वह शून्य या फिर जीरो नहीं है। क्लियर है शून्य का कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी बच्चों को क्लियर है क्या शून्य का? सभी बच्चों को कमेंट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यह क्विक रिवीजन चल रहा है, आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर यही क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका यही क्लियर हो जाएगा आधे घंटे में। तो चलिए हमारा शून्य का कंसेप्ट हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यह देखिए हमारी होती है गुणनखंड प्रमेय, यह हमारी होती है गुणनखंड प्रमेय या फिर फैक्टर थ्योरम कहते हैं इसे इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर थ्योरम। तो देखिए यह क्या कहती है, मान लीजिए यदि पी ए बराबर जीरो हो, मान लीजिए यदि पी ए बराबर जीरो हो, तो एक्स माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड होता है, और अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ए बराबर जीरो होता है। देखिए इसका मैं मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है पूरी का, और हमारी गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। गुणनखंड प्रमेय के देखिए दो केस होते हैं।
गुणनखंड प्रमेय को मैं दो भागों में तोड़ रहा हूं। यह कहती है कि मान लीजिए कोई एक बहुपद है, कोई एक बहुपद है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था हम वही ले लेते हैं, x-3। x-3 कोई एक बहुपद है, या फिर इसे इस तरह से ले लेते हैं x² - 1। दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पहला वाला थोड़ा आसान हो जाएगा, तो दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं x² - 1। ये हमने दूसरा एग्जांपल अभी सॉल्व किया था। हमने देखा था कि x बराबर 1 रखने पे इसका मान 0 हो गया था, इसका मान 0 हो गया था x बराबर 1 रखने पे। तो हमारी गुणनखंड प्रमेय यह कहती है कि इस 1 को पहले आप इधर ले आइए, यह हो जाएगा x-1। तो x-1 इस बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा या फिर फैक्टर होगा, गुणनखंड या फिर फैक्टर होगा। क्योंकि x बराबर 1 रखने पे हमारा इसका मान 0 हो जा रहा है, इसलिए x-1 हमारा एक गुणनखंड होगा या फिर x-1 एक हमारा फैक्टर होगा x² - 1 का। अच्छा, पहले पहले एग्जांपल के साथ देखिए, अगर हम जो हमने पहला एग्जांपल लिया था उसमें हमने लिया था, देखिए px बराबर x-3। तो यहाँ पे x बराबर 3 रखने पे 0 हो रहा था, तो हम क्या कह सकते हैं, जब x बराबर 3 रखने पे इसका मान 0 आ रहा था, तो सबसे पहले आप 3 को इधर ले आइए और हम कह सकते हैं यह हो जाएगा x-3। तो हम कह देंगे कि यह इसका एक गुणनखंड है या फिर यह इसका एक फैक्टर है, और वो तो हमें दिख ही रहा है, इसका एक ही फैक्टर है और वह खुद है ये x-3। तो हम कह सकते हैं कि x-3 एक इसका फैक्टर होगा। यह इसका पहला केस है। सब अच्छे से यस क्रिश्चियन लीडर, यस बताइए, आपका कोई डाउट है क्या? क्रिश्चियन की आईडी से जो बच्चा है, अच्छा लोकेश रोहिला की आईडी से जो बच्चा है, अच्छा आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए वही कोशिश है कि सब अच्छे से समझ आना भी चाहिए। तो आपका फैक्टर थ्योरम यह होती है कि अगर कुछ भी रखने से आपका बहुपद 0 हो जाता है, तो आप 1 को या फिर कोई भी मान को उसके दूसरी तरफ लाइए और वह उसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए, जो दूसरा केस होता है गुणनखंड प्रमेय का, वह बिल्कुल इसका उल्टा है, वह बिल्कुल इसका उल्टा है। वह कैसे, मैं एक बार इसको अच्छे से दूसरे पेज पे लेके समझा देता हूँ। देखिए हमने अभी उदाहरण लिया है x² - 3, और हमने यहाँ पे, और ये हमने एग्जांपल लिया था x² - 1 का, x² - 1 का, और हमने देखा x बराबर 1 रखने पे यह 0 आ रहा है। तो हमने क्या बोला, हमने एक को इधर लाए, हमने बोला जो x-1 हमारा होगा वह इसका, इस बहुपद का एक क्या होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा या फिर एक फैक्टर होगा। यह हमने अभी पढ़ा है। अब दूसरा जो केस है ना, वह बिल्कुल उल्टा है और वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी, हमें x-1 दिया गया है, अगर हमें यह पता लगाना है ना कि यह एक गुणनखंड है या नहीं, तो x बराबर 1 रख दीजिए, मतलब इसको पूरे को 0 के बराबर कीजिए और फिर x का मान यहां से निकालिए और इस x के मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो यह इसका एक गुणनखंड है, नहीं तो इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, मैं वह बता देता हूँ, दोनों तरह के क्वेश्चन क्या बनते हैं गुणनखंड प्रमेय में। क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसी एग्जांपल को लेके बता रहा हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 1 आपका होगा कि बताइए x² - 1, x² - 1 का एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड या फिर फैक्टर क्या होगा, क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यह है। तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, हमें क्योंकि एक गुणनखंड निकालना है, तो पहले हमने x बराबर 1 रख के देखा, इसमें यह 0 आ गया हमारा, तो इसका मतलब 1 को हम इधर लाए और x-1 हमारा एक गुणनखंड हो जाएगा। हमने यह बोल दिया गुणनखंड प्रमेय या फिर फैक्टर थ्योरम से। दूसरा तरह का जो क्वेश्चन बनता है ना, सेकंड टाइप का, वह आपका बनेगा क्या x-1 x स्क्वायर, बहुपद x² - 1 का एक गुणनखंड है।
का एक गुणनखंड है। हमें बताना है क्या यह है या नहीं, है या फिर नहीं, तो एक क्वेश्चन मार्क। तो अब अगर आपको पता लगाना है क्या यह इसका एक गुणनखंड होगा, तो आपको क्या करेंगे, x-1 आपको दिया है, इसके लिए ही तो चेक करना है। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखा, इसको x बराबर 1 को उधर ले गए तो x बराबर 1 आ गया हमारा। अब इस x बराबर 1 को मैं इसमें रख दूंगा। अब अगर इसका मान 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो रख के देखें, तो 1² - 1, यह तो 1 - 1 0 आ गया, तो इसका मतलब यह एक गुणनखंड है या फिर यह इसका एक फैक्टर है। यह सिंपल सी आपकी फैक्टर थ्योरम है। आपसे कुछ भी दे देगा कि बताइए y-3 जो है वह कोई भी पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड या फिर फैक्टर है या नहीं, तो आपको सिंपल y का मान वहां से निकालना है और बहुपद में पुट कर देना है। अगर बहुपद 0 आ गया तो हाँ वह एक फैक्टर है, और बहुपद अगर आपका 0 नहीं आया तो वह एक फैक्टर आपका नहीं है। तो यह हो गई आपकी पूरी फैक्टर थ्योरम, यह हो गई आपकी पूरी फैक्टर थ्योरम। फिर देखिए आपकी आइडेंटिटीज आती हैं या फिर सर्व समीकरणाएं आती हैं, जो कि तीन तीन सर्व समीकरणाएं हैं आपके सिलेबस में। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। यह सिंपल आपको याद करनी है, यह आपको याद करनी है। अब इन पे भी देखिए दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पे भी दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तरह का क्वेश्चन हो जिसमें आपको देखिए यह हिस्सा दिया गया हो, जिसमें आपको यह वाला हिस्सा दिया गया हो और इससे यह बनाना हो। मतलब आपको बाई पक्ष या फिर लेफ्ट हैंड साइड दी गई हो और आपको दायां पक्ष निकालना हो या फिर राइट हैंड साइड निकालनी हो। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें हो सकता है आपको देखिए यह वाला हिस्सा दिया गया हो, जो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था ना जिससे हमने क्लास की स्टार्टिंग की थी, तो हमें उसमें राइट हैंड साइड दी गई थी, राइट हैंड साइड दी गई थी, और फिर हमें हो सकता है यहां से यह निकालना हो। तो इस तरह के दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तीन सर्व समीकरण है आपकी या फिर तीन आइडेंटिटी है, यह तीनों ही आपको याद होनी चाहिए। तीन आइडेंटिटी कौन कौन सी है मैं जल्दी से एक बार बोल के बता देता हूँ, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली है x+y+z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। सेकेंड है आपकी x+y का होल क्यूब, यह आ जाती है x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। और देखिए तीसरी आपको याद करने की ही जरूरत नहीं है, वो कैसे वो मैं बताता हूँ। देखिए बस फर्क क्या है, इस प्लस वाई की जगह यहाँ माइनस वाई आ गया है। तो अगर आपको पहली वाली याद है ना, पहली वाली अगर आपको याद है यह वाली, तो आप इसमें y की जगह पे माइनस वाई रख दीजिए। आप ओनली y की जगह पे माइनस वाई रख दीजिए, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा नीचे वाला। तो अगर देखिए मैं y की जगह यहाँ माइनस वाई रखूँ तो x³ है प्लस y³ है प्लस माइनस वाई रखा मैंने, माइनस का y³ प्लस 3x² y की जगह मैंने रखा माइनस वाई, ये x है, गुणा के चिन्ह से आप कंफ्यूज मत होना, प्लस 3x y की जगह मैंने लिखा माइनस वाई का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, x³ प्लस माइनस का y³ तो यह होता है -y³, माइनस का क्यूब होता है -y³, प्लस देखिए 3x² है माइनस वाई है, तो इसका मतलब केवल एक ही माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यह मेरा हो जाएगा माइनस माइनस का 3x² y प्लस देखिए 3x यहाँ पे है माइनस का y², तो माइनस का y² हो जाएगा आपका प्लस y², यह हो जाएगा प्लस 3xy²। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यह यही आ गया है। तो अगर आपको ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला अपने आप याद हो जाएगा, बस y की जगह आपको माइनस वाई रखना है। तो देखिए यह आपका इतना ही था, यह आपका इतना ही था टॉपिक। यह आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया 9m02, पूरा 9m02 आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, अभी आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए अभी होमवर्क है, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा।